नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर कल चर्चा कर रहे थे अर्थ और परिभाषा जैव विविधता से संबंधित। तो अर्थ देखा था हमने, जैव विविधता किसे कहा जाता है, कहाँ से किधर की ओर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। भूमध्य रेखा पर जैव विविधता ज़्यादा और ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता कम। कटिबंधीय दृष्टिकोण से देखें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता होती है, वो अधिक पाई जाती है, और शीतोष्ण व शीत कटिबंध में लगातार जैव विविधता घटती चली जाती है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। गुड मॉर्निंग सभी को, टॉपिक में जुड़िएगा जल्दी से। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर। फिर हमने पढ़ा था महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, सागरीय उत्थान, सागरीय मैदान इत्यादि, और पढ़ा था प्रवाल भित्ति के बारे में। महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगे, सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त चूने पत्थर से निर्मित जीव व जीव संरचनाओं को प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और पढ़ा था हमने प्रवाल भित्तियों के कुछ चित्र वगैरह देखे थे प्रवाल भित्तियों के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति और इनकी प्रवाल भित्तियों के निर्माण की दशा है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ 1920 किलोमीटर लंबी या 1200 मील लंबी है। ये हमने लिखा था यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। भारत में प्रवाल भित्तियों के विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा की थी। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक टर्म दिया था हमने, याद करिए, उसका नाम कहलाता है, यहाँ पर नाम लिखा था हमने, याद करिए, एटॉल। समुद्री द्वीपों के चारों ओर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है, एटॉल के नाम से जानी जाती है। ये सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की थी प्रवाल भित्ति के बारे में, और डिटेल से यहाँ पर वर्णन किया था। अपवाद स्वरूप नॉर्वे देश के तट पर भी निर्मित होती है और विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कुछ प्रमुख प्रवाल भित्तियों के बारे में मुख्य बातें दर्शाई थी। यहाँ मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही विश्व की ज्यादातर प्रवाल भित्तियां जैव विविधता का क्षेत्र है, तो कहलाता प्रवाल भित्ति के नाम से जानी जाती है। फिर हमने पढ़ा था जैव विविधता के स्तर के बारे में। कल यहां से चर्चा की थी। जैव विविधता के स्तर तो 3 है, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। यहां तक हमने चर्चा की थी। यहीं से आगे आज चर्चा करते हैं जैव विविधता के स्तर के बारे में। हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि आज सैटरडे है, कल टेस्ट है, और कल टेस्ट होगा, 25 प्रश्नों का टेस्ट होगा। टेस्ट आप लोगों को जरूर देना है, और अब सारा जो टेस्ट रहेगा, पिछला जितना पढ़ाया सारा आएगा, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन आएंगे। 25 प्रश्न होते हैं हमेशा। 25 में से 12-13 प्रश्न तो होंगे जलवायु प्रदेश से संबंधित, कुछ होगा पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, ये जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड, कुछ होगा यहाँ पर आप समझ लीजिए जो पिछले टॉपिक पढ़े थे सारे उससे रिलेटेड के जो टॉपिक हमने पढ़े, नदियाँ, पर्वत, झीलें, घासों में मरुस्थल, अनेक सारे टॉपिक जितने पढ़े थे उन्हीं में से टेस्ट होगा। पुराने जो पढ़े उनमें से सारे टॉपिक आएंगे। आधा पेपर तो होगा जलवायु प्रदेश का, आधा आपका पिछला जो पढ़ा उससे बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी जैव विविधता के स्तर के बारे में। ठीक है, अनुवांशिक जैव विविधता, जातिगत जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। अनुवांशिक जैव विविधता किसे कहा जाता है, जरा सुनिएगा। उदाहरण दूंगा मैं आपको। अनुवांशिक जैव विविधता एक निवेदन है, रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न पूछे। इंडियन ज्योग्राफी कब चालू होगी, थोड़े समय बाद में। इसका जवाब तो मैं कई बार दे चुका हूं, अब बार बार नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़े समय बाद में चालू हो जाएगी। सर इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी चला दें। ठीक है, चला देंगे, आपके बारे में सुन ली मैंने बातें सब। तो सुनिएगा यहां पर अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक जैव विविधता किसे कहा जाता है, जरा सुनिएगा। जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जैव विविधता अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। देखिए, एक ही माता पिता की 2 संतानें, उनके मध्य में भी कई बार क्या हो जाता है, अंतर। मेरे माता पिता के हम 4 संतानें हैं। माता पिता एक है, संतानें 4 है, लेकिन चारों में क्या, माता पिता एक होने के बावजूद भी मैं और मेरे भाई दोनों में क्या है, अंतर है। अंतर क्या है जरा समझिएगा। उसकी लंबाई ज्यादा है, मेरी लंबाई कम है। मेरे बाल जल्दी चले गए, उसके कम गए। मेरा रंग थोड़ा साफ है, उसका उतना साफ नहीं है। तो
आचार विचार प्रकार सब में, उसमें तो अंतर ही है। जो आकृति दिख रही है, शरीर दिख रहा है, उसमें भी अंतर नजर आता है। तो क्या है, ये सब जो अंतर पैदा हुए किस कारण से? जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण। लंबाई का जो जीन है वो पिताजी वाला आ गया, मेरे में माताजी वाले जीन है, तो लंबाई उतनी ज्यादा नहीं है। पिताजी के बाल ज्यादा जा रखे, मेरे भी वैसा ही है, तो लंबो जीन मेरे में आ गया। कलर जो साफ है, माताजी वाला मेरे में आया, पिताजी वाला जीन उनमें गया, तो ये कलर उनका क्या है? साफ नहीं। तो एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य में, एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य में उत्पन्न होने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है, जो जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। माता पिता एक होने के बावजूद भी दोनों में क्या है? अंतर है। माता पिता एक है, फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, क्योंकि अलग अलग तरह के जीन दोनों में आए हैं। और अलग अलग जब जीन आते हैं तो क्या हो गया? आचार विचार रंग प्रकार सभी में क्या हो जाता है? अंतर। मनुष्य क्या, कोई भी जंतु हो सभी में होता है। बिल्ली की दो संतानों के मध्य, कुत्ते की दो संतानों के मध्य में, कोई भी जीव जंतु हो, तो एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य में होने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है, जो जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। एक ही माता पिता होने पर तो संतानें सब समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे में अलग तरीके से जीन आए, उनमें भाई में अलग तरीके से जीन आए, तो जीन की संरचना में परिवर्तन हुआ, संतानों के मध्य में क्या हो गई? विविधता हो गई। तो एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य में पाई जाने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। यह जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य की विविधता, ये कहलाती है आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। तो पहला देखिएगा, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लिखा है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आनुवांशिक जैव विविधता। एक ही माता पिता की एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। सर राजस्थान ज्योग्राफी कौन करवाते हैं? राजस्थान ज्योग्राफी मधुसूदन जी सर करवाते हैं, वो पढ़ाते हैं, उनके बैच में आप पढ़िएगा। मधुसूदन जी सर है, वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाते हैं हमारे उत्कर्ष में, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, बढ़िया है, उनका आप पढ़िएगा। एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। यह विविधता जीन के संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह विविधता जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। परविंदर जी आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, आप काफी बार लिखा है, मैंने बोल दिया राजस्थान ज्योग्राफी मधुसूदन जी सर कराते हैं, उनसे आप पढ़िएगा, ठीक है। एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है।
यह विविधता जीन की संरचना परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे जैसे मनुष्य की दो संतानों के मध्य की विविधता। मनुष्य की दो संतानों के मध्य की विविधता कहलाती है। इसी को नाम देते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक गुणों का भाग कौन होता है? जीन होता है। जीन बदलेगा तो संरचना क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, विविधताएं उत्पन्न होगी। ऐसी विविधता कहलाती है अनुवांशिक जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की दो संतानों के मध्य की विविधता, मनुष्य का उदाहरण याद रखिए, अपना आप याद रह जाएगा। तो मनुष्य की अर्थात एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य विविधता उत्पन्न होती है, वो कहलाती है अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जीन क्या होता है सर? ये तो साइंस वाले टीचर को पूछिएगा। इतना तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं जीन समझते होंगे। कोशिका के अंदर क्या होता है? जीन। और जीन के अंतर्गत होता है प्रोटीन पाए जाते हैं, पढ़ा होगा ATCG प्रोटीन, कई सारे आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो साइंस वाले सर को पूछेगा, ये उनका काम है। जीन क्या होता है वो साइंस वाले सर आपको बढ़िया से समझाएंगे। जीन होता है गुणसूत्रों में पाया जाता है जीन, और जीन ही होता है अनुवांशिक संरचना का वाहक होता है, उसे कहते हैं जीन के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता के प्रश्न करवा देना, बिल्कुल करवाऊंगा। समय आने दी, थोड़ा टॉपिक तो होने दो। अभी तो अर्थ और परिभाषा ही तो हुआ है, थोड़ा सा आगे और बढ़ने दो, 3-4 टॉपिक होने दो इसमें, फिर करवाऊंगा, प्रश्न भी जरूर करवाऊंगा। हो गया यहां तक? अनुवांशिक जैव विविधता, एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य उत्पन्न होने वाली विविधता अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जीन की संरचना परिवर्तन कारण होती है। मनुष्य की दो संतानों के मध्य की विविधता। अगला है जातिगत जैव विविधता, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, यहां तक नोट कर लिया। अगला देखते हैं जातिगत जैव विविधता, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जातिगत या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जातिगत जैव विविधता, जातिगत जैव विविधता। जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य में, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के मध्य में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उससे, जैसे कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता, एक कुत्ते की दो संतानों के मध्य की जो विविधता होगी वो तो कहलाती है अनुवांशिक जैव विविधता। लेकिन कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य एल्सेशियन, डॉबरमैन, पोमेलियन, अनेक तरह, जर्मन शेफर्ड, अनेक तरह के कुत्ते होते हैं, तो डॉग्स वगैरह, तो कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य में पाई जाने वाली विविधता, तो ऐसी विविधता कहलाती है जातिगत जैव विविधता के नाम से। तो एक जंतु की विभिन्न प्रजातियों के मध्य में पाई जाने वाली विविधता जातिगत जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी जैव विविधता कहलाती है जातिगत जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो यह कहलाता है जातिगत जैव विविधता के नाम से। तो जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य में पाई जाने वाली विविधता जातिगत जैव विविधता कहलाती है। तो कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता नाम कहलाती है जातिगत जैव विविधता कहलाती है। तो यहां पर लिख डालते हैं। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे? देखिए मैं नाम तो सबका लेने के लिए नहीं खड़ा हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तो बढ़िया बात है कुलदीप जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब नाम तो मैं कैसे लूं? काम में मेरा पढ़ाना, नाम लेना काम थोड़ी ना मेरा, बताइए। जीव जंतुओं की जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता
जातिगत जैव विविधता कहलाती है। जैसे कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता। कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य में विविधता तो नाम कहलाती है, जातिगत जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, चर्चा करूंगा फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के बारे में। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का ऑफलाइन बैच लगेगा, तब आप जरूर आइएगा। उत्कर्ष में स्वागत है आपका। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का बैच लगाएंगे तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करिए, स्वागत है आपका। कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता तो जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जातिगत जैव विविधता कहलाती है। जैसे कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता, तो एक कुत्ते की 4 संतानों के मध्य विविधता तो वो कहलाती है अनुवांशिक, लेकिन उसके प्रजातियों के मध्य की विविधता वो कहलाती है, नाम कहलाती है, इसी को कहते हैं अर्थात जातिगत जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आगे देखते हैं, अगला है तीसरा जैव विविधता, नाम कहलाती है। सर संडे को एक दिन नाम लेने की क्लास लगवा दें, बिल्कुल सही सुझाव दिया है। पारिस्थितिक जैव विविधता, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। पारिस्थितिक जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता किसे कहा जाता है, जरा सुनिएगा। पारिस्थितिक जैव विविधता, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो पढ़ा था जातिगत जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता। यहां देखिएगा चित्र 1, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये कहलाते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा। सबके पास आएंगे कॉल, रोजाना कैसे में रोजाना लगातार कॉल हो रहे हैं, क्योंकि बैच में खूब सारे जने हैं, तो नंबर आपका भी आएगा, जरूर आएगा। उम्मीद करता हूं आजकल में आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और इधर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में यहां पर क्या होता है, यहां पर भालू पाया जाता है। भालू की प्रजाति का कहीं कहीं तो विकास हुआ होगा। तो जब भी भालू की यहां पर प्रजाति का जब कभी विकास हुआ होगा, हमारे देश में जो पाया जाता है भालू, वो क्या है, काले रंग का भालू पाया जाता है। भालू का कहीं कहीं विकास होगा, भालू यहीं से फिर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर गए, पृथ्वी पर जीवों का विकास होगा, ऐसा माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से जीवों का विकास मानते हैं। तो सर आप सॉरी, गलत प्रिंट हो गया है, गलत तो सही लिखा है। जातिगत जैव विविधता, जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जातिगत जैव विविधता कहलाती है। जैसे कुत्ते की विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता, सही लिखा है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और पारिस्थितिक जैव विविधता, बिल्कुल सही लिखा है। सुनिएगा, तो भालू की प्रजाति और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं भालू की प्रजाति होती है, नाम कहलाती है काले भालू के नाम से जाना जाता है। यहां पर भालू की प्रजाति पाई जाती है, वो कहलाती है काले भालू के नाम से जानी जाती है। काले भालू की प्रजाति पहले यहां पर भूमध्य रेखा के निकट विकसित हुई। यही प्रजाति जब ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चली गई तो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर गई, यहां का पारिस्थितिक तंत्र क्या हुआ, बदलाव हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में जब यहां पर बदलाव हो गया था, तो पारिस्थितिक तंत्र जब यहां पर बदला तो उसकी पूरी क्या हुई, संरचना में, आचार विचार में, सब में परिवर्तन हो गया, विविधता उत्पन्न हो गई। तो इसी को नाम देते हैं
अर्थात इसी जैव विविधता को नाम देते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। जैसे समझिएगा, अच्छे से उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सफेद भालू, यहां पर भालू पाया जाता है, नाम कहलाता है सफेद भालू। भालू का उदाहरण याद रखिएगा। देखिए बहुत बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा इसमें। अब थोड़े कमेंट कम करें और इधर सुनिएगा ज्यादा। ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू और उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र के निकट के काले भालू के मध्य में जो विविधता पाई जाती है उसका कारण है पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव होना। यहां से काले भालू ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जब चले गए तो कुछ इधर की ओर स्थानांतरित हुए, तो लंबे समय जब यहां पर रहे तो उनका रंग कैसा हो गया? सफेद। मैं अगर यहां पर रह रहा हूं भारत में और कुछ समय के लिए, अर्थात अगले 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, आने वाली पीढ़ियां, मेरी 15-20 पीढ़ियां सारी अलास्का क्षेत्र में, ग्रीनलैंड में जाकर निवास कर ले, या अमेरिका में निवास कर ले, कनाडा में निवास कर ले, जहां खूब सारी बर्फ गिरती है, तो चमड़ी का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कलर हो जाएगा, वो एकदम फेयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां के पारिस्थितिक तंत्रों में क्या हुआ है? बदलाव। वहां पर अर्थात बर्फ ज्यादा गिरती है, मौसम होता है, ठंडा रहता है, चमड़ी का रंग भी उगता है, स्किन का कलर सफेद हो जाएगा लंबे समय बाद। ऐसा नहीं कि आज गया 2 साल में हो जाएगा, लंबी पीढ़ी दर पीढ़ी बाद में क्या हो जाएगा? रंग सफेद हो जाएगा। तो यहाँ पर पाया जाने वाला, यहाँ धूप ज्यादा गिरती है 0 डिग्री के क्षेत्रों में, धूप ज्यादा गिरेगी, रंग कैसा होता है भालू का? काला। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भालू का रंग सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसका पारिस्थितिक तंत्र बदला, यहाँ पर धूप कम गिरती है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो रंग कैसा हो गया? सफेद या भूरे रंग का हो जाता है। तो ये जो बदलाव हुआ वो किस कारण से हुआ? पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होने के कारण। तो जीव जंतुओं के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण जो विविधताएं उत्पन्न हुई, ऐसी विविधता कहलाती है पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के काले भालू के मध्य में पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। पहला कारण समझा, यहां पर बदलाव हुआ। और भी कई सारे बदलाव हुए रंग के अलावा भी। ध्रुवीय क्षेत्र में जो भालू पाया जाता है, देखिए ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फ ज्यादा गिरेगी, जीव जंतुओं का विकास कम होगा। जीव जंतुओं का विकास कम होगा तो इस भालू को लंबे लंबे सफर करने के बाद में अपना भोजन खोजना पड़ेगा। यहां पर भोजन की प्राप्ति कम है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जीव जंतुओं का विकास कम है, लोमड़ी वगैरह छोटे बड़े जीव जंतु अनेक सारे यहां पर बहुत ही कम होंगे संख्या में, तो जीव जंतुओं की प्रजातियां यहां पर बहुत ही कम होगी, और कम होगी तो इसको लंबे लंबे सफर तय करने पड़ेंगे भोजन खोजने के लिए। आज अगर आप रोजाना 10 किलोमीटर कहीं पैदल जा रहे हो अपने काम के लिए, रोजाना 10 किलोमीटर पैदल आ रहे हो, तो एक बात तो है थकान तो होगी, लेकिन पांव जरूर मजबूत हो जाएंगे, ये पक्का है। आपके पांव रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चले आए गए तो पांव जरूर मजबूत हो जाएंगे। वैसे ये ध्रुवीय क्षेत्र का सफेद भालू शिकार के लिए घूमता बहुत ज्यादा है, और घूमेगा ज्यादा तो क्या होगा? उसके पांव जरूर मजबूत हो जाएंगे। आशा जी आपकी बात का भी आंसर दूंगा, बस जरा पहले एक बार मुझे सुनो। बाद में प्रश्न पूछा, मैं नहीं देख पाया आपका क्या प्रश्न था, पहले मुझे एक बार सुन लीजिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र का सफेद भालू होगा, यात्राएं ज्यादा करेगा भोजन की खोज में, और भोजन की खोज में यात्रा करेगा ज्यादा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा, और या सफेद कलर का हो जाता है। तो ये जो बदलाव हुआ वो रंग में परिवर्तन तो वही, लंबी लंबी यात्राएं करेगा, शरीर मजबूत रहेगा, पांव मजबूत रहेंगे उसके। शिकार है वो कभी कभार ही मिलेगा, जब मिलेगा तो भरपेट भोजन करेगा एक ही बार में, भरपेट भोजन करेगा। भरपेट भोजन करने की क्षमता इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। आज आपको कह दे 4 दिन बाद में भोजन मिलेगा, आज है भोजन, तो आप जितना खाते हो उससे भी ज्यादा खाओगे, ज्यादा अंदर पेट में ठूसना पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 दिन बाद में भोजन मिलेगा, या भोजन बड़े मुश्किलता से मिलता है, तो खाने पीने की क्षमताएं भी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठंड को सहन करने की क्षमताएं ज्यादा होगी, ज्यादा मुश्किल भरी परिस्थितियों में रहेगा ये, और मुश्किल भरी परिस्थितियों में रहेगा तो मजबूत भी क्या होगा? ज्यादा। खाने पीने की क्षमताएं ज्यादा, दौड़ने भागने की क्षमताएं ज्यादा, और शारीरिक रूप से मजबूत होगा। ये सारे बदलाव किस कारण से हुए? पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण। पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण जो विविधताएं उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है, अर्थात पारिस्थितिक जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है पारिस्थितिक जैव विविधता के नाम से। तो पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव, पारिस्थितिक तंत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के काले भालू और ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू के मध्य में पाई जाने वाली विविधता
पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी विविधता को नाम देते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। एक ही माता पिता की दो संतानों के मध्य विविधता अनुवांशिक। जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता कहलाती है जातिगत जैव विविधता। पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण जो विविधताएं उत्पन्न हुई, उस बदलाव में जो विविधता उत्पन्न हुई उसे कहते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता कहा जाता है। तीन तरह की विविधताएं होती है, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। ये कई सारे प्रक्रम चले, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। इस कारण से पृथ्वी पर विभिन्न सारे जीव जंतुओं के प्रजातियां वगैरह यहां पर विद्यमान रहती है। ठीक है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिक जैव विविधता का उदाहरण काला भालू और सफेद भालू के मध्य में। सर अनुवांशिक, सर में तो मेरी दीदी और मैं जुड़वा हैं, फिर भी डिफरेंट है। ये सर होता है किस कारण से? अनुवांशिक के कारण। जुड़वा बहन या जुड़वा भाई होते हैं, फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता है? अंतर पाया जाता है। थोड़ा बहुत जो अंतर है वो किस कारण से? जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण ऐसी विविधता कहलाती है, अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। चाहे जुड़वा ही क्यों न हो, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। और वो अंतर किस कारण से हुआ? वो हुआ जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो ऐसी विविधता कहलाती है, अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, अब आप अपना कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अब आप उषा जी क्या कह रहे थे, कोई प्रश्न है सर, जवाब नहीं दे रहे, बताइए क्या प्रश्न, आपका जवाब दूंगा। अब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो लिखे पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण, पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्रों में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता पारिस्थितिक जैव विविधता कहलाती है। ललित जी कह रहे मेरा भी एक प्रश्न है, पूछिए, बिल्कुल जवाब दूंगा। उदाहरण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के काले भालू व ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू के मध्य पाई जाने वाली सर अनुवांशिक विविधता में फिल्मों जैसा भी होता है क्या सर? जुड़वा लोगों को एक मारे और दूसरा दर्द किसी और को, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल फिल्मी बातें हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में काले पाए जाने वाले काले भालू व ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू के मध्य पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। ये उदाहरण लिख डालिए। ये कहलाती है पारिस्थितिक जैव विविधता के नाम से। पारिस्थितिक जैव विविधता, उदाहरण में लिखा काले भालू और सफेद भालू, ध्रुवीय क्षेत्र के सफेद भालू और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के काले भालू के मध्य की विविधता,
ये कहलाती है पारिस्थितिक जैव विविधता का उदाहरण कहलाती है। पेंगुइन क्या होता है? पेंगुइन एक जंतु होता है सफेद कलर का, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सफेद काले कलर का जंतु होता है, नाम कहलाता है पेंगुइन के नाम से। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जंतु का नाम कहलाता है पेंगुइन। हो गया। यहां पर तीनों तरह की जैव विविधता पढ़ ली हमने, आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है, देखिए देखने पर कई बार क्या होता है, जुड़वा कोई भी जंतु होता है, चाहे मनुष्य की संतान हो, कुछ भी हो, और उसमें अंतर हम कई बार नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीन की संरचना, आचार विचार, प्रकार में कई बार क्या होता है, अंतर होता है। वो अंतर जरूर होता है, बिल्कुल होता है, सही बात कही। जीव जंतुओं की हो, चाहे मनुष्य की हो, कोई भी संतान हो, दिखने में हमें सारे शेर के बच्चे एक ही नजर आते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। मनुष्य में तो चले फिर भी पहचान हो जाती है। आप शेर का बच्चे 7-6 बच्चे होते हैं, 6 में आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा पहला और कौन सा दूसरा, या कौन सा एक समान, सारे एक समान नजर आएंगे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर होता है। और वो अंतर किस कारण से उत्पन्न हुआ? वो अंतर उत्पन्न होता है अर्थात पारिस्थितिक जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण अलग अलग तरीके जीन आए, इसलिए उनमें अंतर उत्पन्न होता है। तो ऐसे अंतर आते हैं कई बार नजर में। सर के क्लास आरएस मेंस के लिए सफिशिएंट है। आरएस मेंस के लिए सफिशिएंट तो है, लेकिन यह मेरा उद्देश्य आरएस प्री के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। उसमें थोड़े और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं कुछ टॉपिकों में। जैव विविधता वाले में तो शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैव विविधता आपके मेंस में कोर्स में भी नहीं है, प्री में कोर्स में जरूर है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हर बार जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मेंस के लिए पर्याप्त है। यहां पर जो हमारा बैच चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्री 1 डे एग्जाम, आरएस प्री, आईएएस प्री, और साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के एग्जाम, एसआई के एग्जाम, उनके लिए उद्देश्य है। प्री वाले 1 डे बैचों के लिए है, ठीक है, उसमें मेंस का कवर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य हमारा 1 डे एग्जाम है हायर लेवल के। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद उसके लिए, बहुत बढ़िया। हो गया। तो यहां पर हमने पढ़ा जैव विविधता के स्तरों के बारे में। अगला देखते हैं जैव विविधता प्रकार। मैं कल टेस्ट में इसके भी प्रश्न दूंगा, जैव विविधता के स्तर, प्रकार, अर्थ वगैरह से रिलेटेड, तो इधर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जैव विविधता के प्रकार, अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता। जैव विविधता के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, चर्चा करते जाते हैं। बढ़िया प्रश्न पूछा। देखिए राजू राम जी, सर जी आपने बताया विभिन्न प्रजातियों के मध्य की विविधता। अब आपका सवाल चला गया, इतना जल्दी कमेंट होता है, कोई बात नहीं, मैं आज पढ़ के फिर आपको कल जवाब दूंगा। मेरे सामने स्क्रीन पे इतना तेजी से जाता है, कई बार नजर नहीं आता। राजू राम जी आपका प्रश्न कल मैं जरूर चर्चा करूंगा। मैं पढ़ता हूं उतने में निकल जाता है, कई जने कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। आज फिर से कईयों के पास फोन आएंगे मेरे, तो मैं फोन करूंगा लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में ही करता हूं फोन, तो उस समय आप अटेंड करिएगा। अपनी जो समस्या हो, सुझाव हो, आप बताइएगा। उत्कर्ष से रिलेटेड जो भी बातें हो आप जरूर बताना, सोच के रखना। अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, और गामा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता।
अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, जरा समझते हैं। अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता के मध्य में क्या अंतर पाया जाता है वो जरा समझना आप यहाँ पर। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में प्लीज बताएं। मंडे को जब आएंगे तो मैं लेकर आऊंगा जरूर आपके सामने प्रश्न भी, क्योंकि अभी तो टॉपिक कर रहे हैं। अभी तो देखिए केवल तीसरे टॉपिक पर पहुंचे हैं, बहुत सारे टॉपिक करने हैं। मैं यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाऊंगा इस पार्ट के बाद में आपके सामने खूब सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। मेगा डाइवर्सिटी देश जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाएंगे 4 टॉपिक। इसके बाद में बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा, फिर IUCN जैव विविधता संरक्षण, इनके टॉपिक प्रश्न बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक पार्ट हो जाए, तीसरा पार्ट चल रहा है, चौथे पार्ट के बाद में आपके सामने कई सारे प्रश्न लेके आऊंगा। मंडे को जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। भौतिक भूगोल भी पढ़ा दीजिए, अगला भौतिक भूगोल का ही नंबर है। इसके बाद में भौतिक भूगोल में टॉपिक पढ़ूंगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों प्रकार, भूकंप, ज्वालामुखी, अनेक सारे चर्चा करेंगे। तो यहां देखते हैं अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता क्या होता है जरा समझिएगा। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा जैव विविधता कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पूरी भाग की जैव विविधता का अध्ययन करना, पश्चिमी राजस्थान की जैव विविधता का अध्ययन करना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना, गुजरात राज्य की जैव विविधता का अध्ययन करना, ये सब क्या स्थान विशेष के बारे में चर्चा कर रहा हूं, पूरे देश नहीं है। तो स्थान विशेष की या स्थानीय क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा जैव विविधता कहलाता है। चाहे तो पूरा राज्य ही हो, उत्तर प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन, राजस्थान की जैव विविधता का अध्ययन, ऐसा जो कहलाएगा वो कहलाता है अल्फा जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। बीटा जैव विविधता, राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना बीटा जैव विविधता कहलाता है। जैसे भारत की जैव विविधता का अध्ययन करना, भारत की जैव विविधता का अध्ययन करना कहलाता है, बीटा जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। बीटा जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है पूरे राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना बीटा जैव विविधता कहला जाता है। जैसे भारत की जैव विविधता का अध्ययन करना, जैसे अमेरिका की जैव विविधता का अध्ययन करना USA देश की, जैसे पाकिस्तान की जैव विविधता का अध्ययन, जैसे चाइना की जैव विविधता का अध्ययन, ऐसे अलग अलग देशों की किसी देश विशेष की जैव विविधता का अध्ययन करना कहलाता है बीटा जैव विविधता। स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और यहाँ पर सुनिएगा 2 या 2 से अधिक देशों, 2 या 2 से जैसे भारत और चीन की जैव विविधता का अध्ययन करना, 2 या 2 से अधिक देश। तो 2 या 2 से अधिक देश में कहूँ तो सार्क संगठन हो जाएगा। सार्क में अनेक सारे देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सार्क देशों की जैव विविधता का अध्ययन करना, 2 या 2 से अधिक देशों की जैव विविधता का अध्ययन करना। कई दिनों में कमेंट आ रहे हैं लेकिन इतना तेजी से आते मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं आराम से पढ़ूंगा। यहां पर अभी मेरे बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया धन्यवाद उसी बात के लिए, मुझे आपने इतना स्नेह दिया, बढ़िया से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बनाए रखिएगा। तो ध्यान से सुने, मुझे देखें। 2 या 2 से अधिक देशों की जैव विविधता का अध्ययन करना या किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ यहां पर जैसे सवाना घास भूमि की जैव विविधता, अब सवाना घास भूमि तो कई सारे देशों में अपनापी। ध्रुवीय क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना, विषुवत रेखीय प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन करना, यह क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो यहां पर कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना या 2 या 2 से अधिक देशों की जैव विविधता का अध्ययन करना कहलाता है गामा जैव विविधता कहलाता है। तो इसमें उदाहरण हुआ स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना, राष्ट्रीय स्तर की और ये कहेंगे वैश्विक स्तर की, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी भी नाम है। लोकल स्थानीय स्तर की, नेशनल राष्ट्रीय स्तर की और वैश्विक स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना कहलाता है गामा जैव विविधता कहलाता है। सर महाद्वीप का अध्ययन करना बोल सकते हैं गामा जैव विविधता। देखिए महाद्वीप क्या, महाद्वीप में 2 देश है तब भी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की जैव विविधता का अध्ययन करना गामा जैव विविधता कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक देशों या किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना कहलाता है, नाम कहलाता है गामा जैव विविधता कहलाता है। बहुत धन्यवाद आप जो कमेंट कर रहे हैं कई जने। शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में सर आप जैसा टीचर नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत है मेरे जैसे पढ़ाने वाले। उत्कर्ष क्लासेस में ही कई सारे हैं बढ़िया से टीचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। और समझ लीजिए मैं तो उनमें एक सबसे निचले पायदान पर हूँ, समझ लीजिए खड़ा।
तो मेरा जो भी बस कोई स्टाइल नहीं है, जैसा मुझे आता है मैं अपने सामने प्रकट कर देता हूं आपके सामने। बस आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया बात है, तो लिख डालते हैं अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता। इसका एक प्रश्न दूंगा, पिछले 2 साल पहले आरएस प्री में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो मैं भी आपके सामने प्रश्न दूंगा, ये नोट कर लेते हैं। आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख डालते हैं ये सारी बातें, यहां पर लिख डालते हैं। कमेंट नजर आ रहे हैं सबके, जरा जल्दी से यहां पर देखिएगा। भौतिक भूगोल ज्यादा आया, भौतिक भूगोल पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप मुझसे जो पढ़ें बढ़िया समझ में आ रहा है नहीं बताएं, समझ में आएगा तो अगला टॉपिक भी बढ़िया समझ में आएगा। भौतिक भूगोल भी बढ़िया से पढ़ाऊंगा, अगले टॉपिक भौतिक भूगोल के ही होंगे सारे, ठीक है। धन्यवाद। लिखे स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना। अल्फा जैव विविधता कहलाता है। इसे लोकल या स्थानीय जैव विविधता भी कहा जाता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा जैव विविधता कहलाता है। इसे लोकल या स्थानीय जैव विविधता भी कहा जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान की इसको नाम क्या देते हैं, लोकल बायोडाइवर्सिटी। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना अल्फा जैव विविधता कहलाता है। इसे लोकल या स्थानीय जैव विविधता भी कहा जाता है। बीटा जैव विविधता राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना बीटा जैव विविधता कहलाता है। इसे नेशनल या राष्ट्रीय जैव विविधता कहा जाता है। इसे नेशनल या राष्ट्रीय जैव विविधता कहा जाता है। जैसे एसआई के सिलेबस में है ये टॉपिक और बहुत डिटेल से प्रश्न आते हैं इससे। जैसे भारत की
जैसे भारत की जैव विविधता का अध्ययन। आगे देखिएगा, दो या दो से अधिक देशों या किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन, दो या दो से अधिक देशों या किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन गामा जैव विविधता कहलाता है। इसे ग्लोबल या वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है। इसे वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है। जैसे दो या दो से अधिक देश होंगे तो क्या कहलाएगा? सार्क संगठन, आसियान, अनेक सारे देशों के संगठन है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं सार्क का, जैसे मैंने उदाहरण दिया आसियान का, तो यहां पर हो गया उदाहरण में, जैसे सार्क देशों एवं सवाना प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन। सार्क देश और सवाना प्रदेश की जैव विविधता का अध्ययन नाम कहलाता है गामा जैव विविधता कहलाता है। हाँ, ये टॉपिक साइंस में भी है, लेकिन यहाँ पढ़ लिया तो साइंस में पढ़ने की जरूरत नहीं, या साइंस में पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की फिर जरूरत नहीं। दोनों में कॉमन टॉपिक ही है, लेकिन इसका थोड़ा ज्योग्राफिकल आयाम ज्यादा आता है। ज्योग्राफी से ज्यादा जुड़ रखा है टॉपिक। बेसिकली ज्योग्राफी में ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह इस तरह के, तो ज्योग्राफी से थोड़ा जुड़ रखा ज्यादा है। तो अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता। लोकल बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी और लोकल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। हाँ, रामसर कन्वेंशन के टॉपिक सारे इसी में आएंगे। जैव विविधता वाले में ही करवाऊंगा मैं आपको सारे। रामसर कन्वेंशन किसे कहा जाता है, कब आयोजित हुई, क्या इससे रिलेटेड है, सारे करवाऊंगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें सारे आ जाएंगे। समय टू समय मेरा कॉल आता रहेगा, महीने 2 महीने से, तो आप उस समय जो भी अपनी समस्याएं हो बता सकते हैं। ठीक है।
हो गया यहाँ पर। जैव विविधता के प्रकारों के बारे में अल्फा, बीटा व गामा जैव विविधता, लोकल, नेशनल और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। संदीप जी कह रहे मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, बताइए क्या कमेंट है, अभी पढ़ डालेंगे। बताइए क्या कमेंट है आपके। हो गया जैव विविधता के प्रकार। देखिए 2 टॉपिक हो गया, जैव विविधता के स्तर और जैव विविधता के प्रकार। अगला देखते हैं मेगा डाइवर्सिटी देश। यहां तक समझ में आ गया जैव विविधता के स्तर। अब मैं आ रहा हूं थोड़े से टॉपिक से पहले प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा आऊंगा, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। यहां तक हो गया, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आरएस वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिल्कुल आरएस वगैरह में, एसआई वगैरह में क्या प्रश्न आए इससे रिलेटेड चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। स्थानीय स्तर की जैव विविधता को ये आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले बार, तो प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 2 साल पहले प्रश्न पूछा गया था। स्थानीय स्तर की जैव विविधता को किस नाम से जाना जाता है? अल्फा जैव विविधता, गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, और डी ऑप्शन है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता, ये आरएस प्री में आया हुआ प्रश्न है, मैं अपने मन से नहीं बनाया। आरएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। अब आप कहेंगे बहुत ही सरल प्रश्न है, सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आंसर। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अल्फा जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अल्फा जैव विविधता कहलाता है स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन। ये मैंने नहीं बनाया, ये आरएस प्री का आया हुआ प्रश्न है, वही आपके सामने रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ कहें,
रंग बिरंगे व जैव विविधता से युक्त होती है। गामा कहेंगे दो या दो से अधिक देशों के मध्य की जैव विविधता होगी वो कहलाती है गामा जैव विविधता कहलाती है। या किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन होता है वो कहलाता है, उससे कहा जाता है गामा जैव विविधता। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित संरचना है। कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित संरचना है। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए ऑप्शन, वन टू व थ्री, बी ऑप्शन टू थ्री व फोर, सी ऑप्शन वन थ्री व फोर, वन टू थ्री व फोर। क्या आंसर कहलाएगा? सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रवाल भित्ति जीव सूक्ष्म जीवों का समूह है। रंग बिरंगे व जैव विविधता से युक्त होती है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित संरचना है। कौन कौन से सही होंगे बताएं? सेकंड का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सेकंड का क्या होगा? सेकंड का आंसर बहुत सही दे रहे हैं सभी जने, लगभग सही दे रहे हैं, अभी तक किसी का गलत नहीं आया। सही है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक गलत आंसर आया अभी तक, तो बाकी लगभग सबने सही दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें, ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और राज्य का नाम है जहां पर यह स्थित है, नाम कहलाते हैं क्वींसलैंड प्रांत के निकट में, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो यह सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। यह सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा। प्रवाल भित्ति सूक्ष्म जीवों का समूह है। सूक्ष्म जीव हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में निवास करते हैं। रंग बिरंगे व जैव विविधता से युक्त होते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। प्रवाल भित्ति चूना पत्थर से निर्मित संरचना, चूना पत्थर कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से निर्मित संरचना कही जाती है। 2, 3 व 4 यहां पर सत्य है। ऑप्शन कहलाएगा बी ऑप्शन यहां पर सही है। यह कहलाएगा बी के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो 2, 3 व 4 यहां पर सत्य है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। देखिए समय हो रहा है, लेकिन देखिए टेस्ट में जो 25 प्रश्न पूछूंगा, 23 प्रश्न तो ऐसे होंगे, 23 प्रश्न के आसपास जो आपको मैंने पढ़ाए वो होंगे। 2 प्रश्न अलग भी होंगे, ये पक्का है। 2 प्रश्न ऐसे होंगे कि आपके अलग भी होंगे, जो आपके नॉलेज का भी टेस्ट करूंगा, पिछला आपने कितना पढ़ रखा है। सर हमारा सबसे बड़ी समझ है भारत के भूगोल के, और उसे आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर करेंगे भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सॉल्व करेंगे, तब ऐसे करेंगे, बाद में समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा पहले जिंदगी में ऐसा कभी नहीं पढ़ा, ये मैं आपको एहसास दिलाऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, इंडियन ज्योग्राफी आऊंगा तो आपको लगेगा सर इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा मजा आ रहा है, और ज्यादा मजा आ रहा है। तो ऐसा आपको एहसास कराऊंगा, धैर्य रखेगा, बस धैर्य सबसे बड़ी बात है। डाउट में या कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं आना, आराम से धैर्य से बढ़िया से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कम भी आए एग्जाम में सवाल एक बार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उससे सवाल आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आगे और टॉपिक पढ़कर और मजबूती कर लेंगे, लेकिन एक बार बढ़िया से आपको पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियों में गृह निर्माणकारी जीव हर्माटाइपिक कहलाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। समय हो रहा है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? भैया फिर से समय का पता नहीं लगा तो बहुत सही दिशा में है। मुझे तो ऐसा लगा बड़ा जल्दी समय समाप्त हो गया है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? प्रवाल भित्तियों में गृह निर्माणकारी जीव हर्माटाइपिक कहलाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्ति का विकास होता है। कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। कौन सा सही होगा बताएं जरा जल्दी से, आंसर दें। बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर कई जने। सुधीर जी कह रहे हैं 1, 3, 4 सत्य है, 2 असत्य है। अच्छे से पढ़ें जरा एक बार और वापस से इस सवाल को। प्रवाल भित्तियों में गृह निर्माणकारी जीव हर्माटाइपिक कहलाते हैं। हर्माटाइपिक कहलाते हैं, गृह निर्माणकारी जीवों को ही कहा जाता है, हर्माटाइपिक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। नदियां जहां पर आकर समुद्र में गिरेगी वहां प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि नदियां इनके सूक्ष्म मकानों को तोड़ देती है और भारी मात्रा में मिट्टी लेकर आती है, गाद, उससे उनका दम घुट जाता है। इसलिए नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रवाल भित्ति का विकास नहीं होता है। कच्छ की खाड़ी में तो होता है, लेकिन खंबात की खाड़ी में नहीं होता है प्रवाल भित्तियों का विकास। खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में नदियां आकर गिरती है, नर्मदा व ताप्ती, इसलिए यहां पर विकास नहीं होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, गोल आकार में, एटॉल जिससे कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर कहलाती है एटॉल का विकास होता है, तो ये पहला और चौथा यहां पर सत्य कहलाएगा, ऑप्शन कहलाएगा सी यहां पर सही है। खंबात की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी होता तो सही हो जाता। यहां पर
नदियों के डेल्टा क्षेत्र में नहीं होता, इसलिए कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही है, नदियां गिरती है खंबात की खाड़ी में, इसलिए दीपक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। खंबात की खाड़ी में नर्मदा व ताप्ती नदियां आकर गिरती है, इसलिए वहां पर निर्माण नहीं होगा। खंबात की खाड़ी में निर्माण नहीं होगा, केवल कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 व 4 यहां पर सत्य है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आईएएस प्री जैसा। आईएएस प्री में कुछ ऐसे ही प्रश्न बना करते हैं, बिल्कुल ये जो बनाया मैंने आपके सामने। सर मैं आपसे नाराज हूं, देशराज जी कह रहे हैं, बताइए क्यों नाराज है? मैं तो सबको खुश रखने का प्रयास करता हूं, नाराजगी से काम नहीं चलेगा। बस पढ़ने में ध्यान रखें, बहुत बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बस यही मेरी आपको सलाह है। और इसके बाद में चिंता मत करिए, भौतिक भूगोल के भी टॉपिक करा दूंगा, आप प्रसन्न हो जाइए बस, ठीक है। बाकी आगे कल चर्चा करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।